नमस्कार। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र से एक बहुत ही खास पल पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसा मोमेंट जो ठीक युद्ध शुरू होने से पहले होता है और हमें ना लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसकी कई परतें दिखाता है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प क्षण है वो। हमारे पास जो सोर्स है वो भगवत गीता के पहले अध्याय का एक श्लोक है, जिसका मतलब मोटे तौर पर है दुर्योधन का अपने सेना नायकों का परिचय। तो सोचिए जरा, सीन क्या है? दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, बस शंख बजने ही वाले हैं, माहौल एकदम तनाव वाला। जी, बिल्कुल टेंशन वाला माहौल। और उसी बीच दुर्योधन जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास और कुछ कहता है। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्योधन ठीक लड़ाई शुरू होने से पहले अपने खास योद्धाओं के नाम द्रोणाचार्य को क्यों गिनवा रहा है। क्या ये बस एक फॉर्मेलिटी थी, या इसके पीछे कोई गहरी चाल थी, कोई साइकोलॉजिकल गेम? यही सवाल है। चलिए इसी को आज खोलकर देखते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले वो श्लोक सुन लेते हैं जिस पर ये सारी चर्चा टिकी है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते 7। अब इसका सीधा साधा मतलब क्या निकलता है? मतलब तो यही बनता है कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ यानी द्रोणाचार्य। हाँ, द्विजोत्तम। अब आप हमारी तरफ के जो विशिष्ट योद्धा है उनको भी जान लीजिए। अच्छा। जो मेरी सेना के नायक है, मैं आपकी जानकारी के लिए संज्ञार्थम उनके नाम आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ पहली बार सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है जैसे कोई मीटिंग से पहले अपनी टीम के की प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हो। सही कहा। लेकिन भाई, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ तो हर शब्द का, हर इशारे का वजन होता है। बिल्कुल। ये महज एक इंट्रोडक्शन तो नहीं हो सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमारा सोर्स भी बताता है, ये एक बहुत कैलकुलेटेड मूव था, सोचा समझा कदम, कोई औपचारिकता नहीं। अच्छा। हाँ, इसे हम कई लेवल पे देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कह रहा है। हाँ, मतलब ब्राह्मणों में उत्तम। जी। ऊपर से तो ये सम्मान दिखाने का तरीका है। बिल्कुल, गुरु हैं, आखिर सम्मान तो बनता है। पर क्या सिर्फ सम्मान ही है इसमें? शायद नहीं। सोर्स इशारा करता है कि इस सम्मान के पीछे एक बहुत महीन सी याद दिलाने की कोशिश भी हो सकती है। याद किस चीज की? देखिए, द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। हाँ, ये तो है। और पांडवों के लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर होना, स्नेह होना स्वाभाविक था। तो द्विजोत्तम कहकर दुर्योधन शायद उन्हें उनके वर्तमान कर्तव्य की, उनकी लॉयल्टी की याद दिला रहा है कि भाई, आप इस युद्ध में हस्तिनापुर से बंधे हैं, कौरव पक्ष से लड़ रहे हैं। ओह, मतलब एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर। हाँ, कह सकते हैं एक जेंटल रिमाइंडर, लेकिन प्रेशर वाला। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। सम्मान की चाशनी में लिपटी कर्तव्य की गोली। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और दूसरा इरादा क्या हो सकता है इसके अलावा? दूसरा और शायद ज्यादा साफ इरादा वो जुड़ा है मोरल से, मनोबल से। अच्छा, मोरल बूस्टिंग। हाँ, पर सिर्फ द्रोणाचार्य का नहीं। शायद दुर्योधन अपने खुद का और अपनी सेना के बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ाना चाह रहा है। कैसे? अपने सबसे तगड़े योद्धाओं के नाम लेकर, जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा वगैरह का जिक्र करके। श्लोक में नाम नहीं है, पर इशारा उधर ही है। वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का प्रदर्शन कर रहा है। तो ये एक तरह का शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ। युद्ध से पहले अपनी ताकत का ऐलान। हाँ, इसे आप कह सकती हैं कि ये प्री बैटल साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति का एक अर्ली फॉर्म था। साइऑप्स कुरुक्षेत्र में बिल्कुल अपनी ताकत का बखान करके वो न सिर्फ अपनी साइड में कॉन्फिडेंस जगाना चाहता है, बल्कि शायद अनकहे तरीके से पांडवों की ताकत को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मतलब जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को पांडवों की सेना के बारे में बताया था, तो दुर्योधन अब अपनी सेना का दम दिखा रहा है। एग्जैक्टली। वो ये जताना चाह रहा है कि भाई, हम भी कुछ कम नहीं है, हमारे पास भी एक से बढ़कर एक महारथी हैं। और ये सब हो रहा है ठीक एक्शन शुरू होने से पहले। ये वाकई दिलचस्प है। जैसे चेस प्लेयर पहली चाल चलने से पहले ही अपने सबसे पावरफुल पीसेस की तरफ इशारा कर रहा हो। सही पकड़ा। और यहाँ एक और परत है सोचने वाली। वो क्या? दुर्योधन का इस तरह अपने योद्धाओं को गिनवाना, क्या ये उसके आत्मविश्वास को दिखाता है, या कहीं ना कहीं अंदर छिपी हुई इनसिक्योरिटी को भी दिखाता है? ये कैसे? अक्सर ऐसा होता है ना कि जो लोग बहुत ज्यादा अपनी ताकत का दिखावा करते हैं, वो शायद अंदर से उतने पक्के नहीं होते।
हाँ, ये बात तो है। तो सवाल उठता है, क्या दुर्योधन को द्रोणाचार्य की लॉयल्टी पर पूरा भरोसा था या अपनी सेना की काबिलियत पर? ये तो सोचने वाली बात है। क्या उसका ये कदम कॉन्फिडेंस का सिंबल था या कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश? सोर्स इस बारे में कुछ कहता है। सोर्स सीधे सीधे इसे इनसिक्योरिटी नहीं कहता, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन मुमकिन है, खासकर दुर्योधन के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को देखते हुए। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक कदम था। रणनीति। अच्छा, रणनीति। और रणनीति तो आत्मविश्वास से भी आ सकती है और जरूरत से भी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर उसे लग रहा हो कि द्रोणाचार्य का मन थोड़ा डामाडोल है, तो उन्हें अपनी ताकत दिखाकर अपने पक्ष में मजबूती से जोड़े रखना ये एक रणनीतिक जरूरत बन जाती है। सही कहा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स में एक आजकल की जिंदगी का उदाहरण भी दिया है। वो काफी सही बैठता है यहाँ। हाँ, वो उदाहरण काफी अच्छा है। सोचिए, जैसे किसी कंपनी की एक बहुत जरूरी सेल्स प्रेजेंटेशन है। ठीक है। प्रेजेंटेशन से ठीक पहले टीम लीडर अपने बॉस या सीईओ के पास जाता है और कहता है, सर, तैयारी एकदम पक्की है। देखिए, नेहा ने मार्केट रिसर्च का क्या गजब एनालिसिस किया है। रोहन के पास सारे फाइनेंशियल नंबर्स रेडी हैं और प्रिया की प्रेजेंटेशन स्किल्स तो आप जानते ही हैं, कमाल की हैं। हम ये डील पक्का जीतेंगे। इस सिचुएशन में लीडर क्या कर रहा है? वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, नहीं, वो अपनी टीम की कैपेबिलिटीज पर जोर दे रहा है, बॉस का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और शायद अपनी टीम को भी मैसेज दे रहा है कि देखो, तुम पर कितना भरोसा है। वो एक माहौल बना रहा है, जीत का, कॉन्फिडेंस का। तो जैसे वो टीम लीडर अपनी टीम की ताकत पर फोकस करके माहौल बना रहा है, वैसे ही दुर्योधन कुरुक्षेत्र में अपने स्टार प्लेयर्स का नाम लेकर द्रोणाचार्य पर और शायद जो आसपास दूसरे योद्धा खड़े हों उन पर एक साइकोलॉजिकल असर डालने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही। और ये सिर्फ मोराल बूस्टिंग तक ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? ये एक तरह से एजेंडा सेट करना भी है। दुर्योधन ये बता रहा है कि उसकी नज़र में कौन से योद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण है, किन पर फोकस करने की जरूरत है। ओह, तो मतलब ये द्रोणाचार्य के लिए एक इशारा भी हो सकता है कि युद्ध में इन योद्धाओं का रोल खास होगा। हाँ, बिल्कुल। शायद उन्हें कोई स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होगी या स्ट्रैटेजी में उनको ज्यादा महत्व देना होगा, ऐसा कुछ। तो ये लिस्ट सिर्फ लिस्ट नहीं बल्कि एक तरह का स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग या प्रायोरिटी लिस्ट भी हो सकती है। हाँ, इसकी पूरी संभावना है, खासकर जब आप सोचें कि सामने वाली सेना में अर्जुन और भीम जैसे महारथी हैं, जिनसे द्रोणाचार्य अच्छी तरह वाकिफ थे। बिल्कुल, उनके पराक्रम को जानते थे। तो दुर्योधन शायद ये पक्का करना चाहता था कि द्रोणाचार्य का ध्यान सिर्फ पांडवों की ताकत पर ना रहे, बल्कि कौरव सेना के जो काबिल योद्धा हैं उन पर भी जाए। वो शायद मन ही मन कह रहा था, गुरुदेव, उधर अर्जुन है तो क्या इधर हमारे पास कर्ण है, उधर भीम है तो इधर मैं खुद हूं और भीष्म पितामह भी तो है। हाँ, ये एक तरह से पावर बैलेंस दिखाने का दावा हुआ। सही कहा। एक बात और, दुर्योधन ये बात द्रोणाचार्य से कह रहा है, भीष्म पितामह से नहीं, जबकि सेनापति तो उस समय भीष्म थे। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। देखिए, भीष्म पितामह तो वैसे भी कौरव पक्ष के लिए पूरी तरह कमिटेड थे। सही है। इच्छा मृत्यु का वरदान भी था उनके पास, उनके लॉयल्टी पर कोई शक नहीं था। सही है। लेकिन द्रोणाचार्य की सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। वो हस्तिनापुर के वेतन पर थे, उनके प्रति निष्ठावान थे, पर उनके सबसे प्रिय शिष्य पांडव दूसरी तरफ थे। हाँ, उनके मन में एक द्वंद्व तो रहा ही होगा। बिल्कुल, एक कॉन्फ्लिक्ट। दुर्योधन शायद इसी कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कर रहा था। वो जानता था कि युद्ध जीतने के लिए द्रोणाचार्य का पूरे मन से लड़ना कितना जरूरी है। इसलिए शायद उसने भीष्म के बजाय सीधे द्रोणाचार्य को ही अपनी ताकत का एहसास कराना ज्यादा जरूरी समझा। तो मतलब ये पूरी घटना एक श्लोक में अपने नायकों का जिक्र मुश्किल से कुछ सेकंड्स में हुई होगी। हाँ, शायद। लेकिन इसके पीछे इतने सारे स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल एंगल छिपे हुए हैं, कमाल है। यही तो महाभारत की खासियत है। ये सिर्फ शस्त्रों का युद्ध नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बुद्धि का, रणनीति का, कूटनीति का और मनोविज्ञान का भी युद्ध था। हर शब्द, हर डायलॉग मायने रखता था। दुर्योधन का ये कदम उसकी लीडरशिप स्टाइल को भी दिखाता है। वो जानता था कि सिर्फ हथियार या सेना की संख्या ही काफी नहीं है। योद्धाओं के मन को जीतना, ये कम से कम उन्हें प्रभावित करना भी उतना ही जरूरी है। सही। वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, माहौल को अपने फेवर में करने की, इससे पहले कि पहला तीर चले। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या ये हमें उस समय की वॉर स्ट्रैटेजी या लीडरशिप के बारे में कुछ और बताता है? हाँ, बिल्कुल बताता है। ये दिखाता है कि युद्ध की तैयारी में कॉन्फिडेंस जताना कितना जरूरी माना जाता था। अच्छा।
अपनी सेना की काबिलियत का बखान करना, अपने खास योद्धाओं को इज्जत देना और सबसे ज़रूरी अपने जो के एडवाइजर्स हैं, सेनापति हैं, उनको ये महसूस कराना कि जीत मुमकिन है। ये सब लीडरशिप का हिस्सा था। दुर्योधन अपने तरीके से यही करने की कोशिश कर रहा है। वो एक लीडर की तरह अपनी सेना की ताकत को प्रोजेक्ट कर रहा है, भले ही उसके अपने मन में डाउट्स रहे हों। और ये भी दिखाता है कि कैसे एक ही घटना के कितने मतलब निकाले जा सकते हैं। सही कहा। कोई इसे दुर्योधन का कॉन्फिडेंस कहेगा, कोई इसे उसकी इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन मानेगा, कोई इसे सिर्फ स्ट्रैटेजी कहेगा। हाँ। और सच तो ये है कि शायद ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी सही हों। इंसान का व्यवहार, उसकी मोटिवेशंस अक्सर कॉम्प्लेक्स होती हैं। दुर्योधन का ये कदम शायद इन सभी चीजों का मिक्सचर था। थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ी असुरक्षा, थोड़ी रणनीति और गुरु को साधने की कोशिश। सही कहा। यही बात इस पल को इतना रिच और दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मेन पॉइंट क्या है जो हमें दुर्योधन के इस कदम से सीखना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि कम्युनिकेशन, खासकर जब तनाव या लड़ाई का माहौल हो, वो कभी सिर्फ जानकारी देना नहीं होता। उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई इरादा, कोई मकसद छिपा होता है। दुर्योधन का अपने सेनापतियों का नाम लेना सिर्फ एक लिस्ट पेश करना नहीं था। नहीं, ये युद्ध के साइकोलॉजिकल डायमेंशन का एक हिस्सा था। ये दिखाता है कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे ताकत दिखाने, हौसला बढ़ाने, लॉयल्टी पक्की करने और शायद डर को छुपाने के लिए भी किया जा सकता है। हाँ। यह लीडरशिप का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है, भले ही हम दुर्योधन के तरीकों से सहमत हों या ना हों। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि किसी भी सिचुएशन में, खासकर जहां टेंशन हो, शब्दों पर और उनके पीछे छिपे इरादों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। जी। चलिए, अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये सोर्स पर ही आधारित है, लेकिन हमें उस सिचुएशन पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। पूछिए। हमने ये तो समझ लिया कि दुर्योधन ने ये लिस्ट क्यों सुनाई, उसके इरादे क्या हो सकते थे। हाँ। लेकिन अब सोचिए, जब गुरु द्रोणाचार्य ने, जो इतने ज्ञानी थे, इतने अनुभवी थे, उन्होंने जब दुर्योधन के मुंह से अपने ही साइड के योद्धाओं की ये तारीफ सुनी होगी, तो उनके मन में असल में क्या चल रहा होगा? बहुत अच्छा सवाल है। क्या दुर्योधन का मकसद पूरा हुआ? क्या उनका मोराल बढ़ा, उनकी लॉयल्टी और पक्की हुई? या फिर उस ज्ञानी गुरु ने इस कोशिश में दुर्योधन की छटपटाहट, उसकी इनसिक्योरिटी या शायद उसकी डिप्लोमैटिक चाल को भांप लिया होगा? द्रोणाचार्य के उस अनकही प्रतिक्रिया में क्या राज छिपा हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। जी, सोचने लायक बात है।